हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं हिंदी फोर्थ पेपर का लास्ट यूनिट इकाई 7। यहाँ पर मूल्यांकन नाम है और 5 नंबर का दोस्तों आपका ये यूनिट है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होंगे, तो हम दोस्तों इतना ही इस वीडियो में पढ़ेंगे जिससे आपका जो 5 नंबर हैं वो कवर हो जाएं और ज़्यादा आपका फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। मेन पॉइंट्स को हम देखते हुए चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जो हैं हर बार एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि मूल्यांकन कहते किसे हैं। टाइटल से हमारे यही दिमाग में आता है पहला पहला कि मूल्यांकन कहते किसे हैं। और कई बार दोस्तों ये मूल्यांकन किसे कहते हैं प्रश्न आया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना, कि कितना क्या आपने सीखा है। सिखाने के बाद आपका जो मूल्यांकन होता है उसमें पता चलता है कि आपने कितना क्या सीखा है। तो इस तरह से मूल्य आंकना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य है इस बात की जांच करना कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में कितना क्या परिवर्तन हुआ है, कितना क्या सीखा है। शिक्षण से पूर्व शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था। शिक्षण द्वारा छात्रों को उनकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है। अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में कहाँ तक सफल हुआ है। बच्चों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं और व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इस बात का अनुमान जो है मूल्यांकन द्वारा ही संभव होता है। मूल्यांकन द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन द्वारा विषय वस्तु के ज्ञान की जांच तो होती है, साथ ही बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, दृष्टिकोणों आदि के परिवर्तन तथा विकास की जांच भी की जाती है। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा की से अधिक व्यापक होता है, क्योंकि परीक्षा का संबंध केवल विषय वस्तु के ज्ञान की जांच से ही होता है। अपितु यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के अर्थ एवं प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ प्रसिद्ध परिभाषाओं पर विचार करते हैं। तो पहली यहाँ पर परिभाषा देखिए, मेन जो परिभाषा है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सीसी रोस द्वारा मूल्यांकन के प्रति क्या परिभाषा है, क्या विचार थे उनके। तो मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली है यथार्थता, दूसरी विश्वसनीयता, जांच में सुगमता, चौथी है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, पांचवी है व्यवहारिकता, छठी है वैज्ञानिकता और सातवीं है तार्किकता। इनके बारे में थोड़ा आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के होते हैं प्रश्न। पहला देखिए, निबंधात्मक होता है, लघुतरात्मक होता है और वस्तुनिष्ठ यहाँ पर होते हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं निबंधात्मक क्या होता है। तो निबंधात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों को वर्णनात्मक भी प्रश्न भी कहा जाता है। इनमें पूरा डिटेल में देखा जाता है कि किसी टॉपिक आपको दे देंगे और उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखेंगे, आपके तर्क किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता कितनी है और विचारों में कितनी मौलिकता है। तो इन सभी को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको थोड़ा, इनमें ऐसा ही है, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न। अब लघुतरात्मक प्रश्न क्या होंगे? छोटे प्रश्न, यानी कि 10-15 पंक्तियों में या फिर कुछ 3-4 बिंदुओं में ही इनका उत्तर होता है और इसमें जो है छोटे उत्तर होते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होंगे कि एमसीक्यू वाले, 4 ऑप्शन दिया होगा वो वाले। तो ये प्रश्न जो होते हैं वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने में छात्रों को स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर होता है तथा छात्र से वही विशिष्ट उत्तर देने की आशा की जाती है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है और शिक्षक यही चाहता है कि बच्चा जो है सही आंसर को चूज करे। यदि छात्र उस विशिष्ट उत्तर के अलावा कोई और उत्तर देता है तो वह गलत माना जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे चैनल पर भी आपके लिए कम्युनिटी में डेली क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, तो उसमें मैं यही आशा करता हूँ कि आप ठीक आंसर देवें। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ करके, उसके बारे में जान करके फिर आंसर देवें, जिससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है सुनना कौशल का मूल्यांकन। तो ध्वनियों का अंतर समझना, लिपि, नीति, बुरा बुरा, ऋषि, कृषि, मूषक, मूसल आदि शब्दों का उच्चारण करवा करके शिक्षक जो है ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का परीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ सेकंड पर है। सेकंड में है सुनो चुनो। शिक्षक अभ्यास पत्रक देकर के उनमें से सही शब्द का चयन करेगा। शिक्षक उत्तर का 2-3 बार बोलेगा, उसमें से सही उत्तर बोल करके सही निशान लगा करके सही उत्तर का चयन करेगा। जैसे बेल भेल, भेड़ बेल, भालू आलू, भालू भालू। तो इस तरह से बोलेगा तो सही उत्तर आपको चूज करवाया जाएगा शिक्षक के द्वारा। तो इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट है सुनो करो। शिक्षक विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश देना, छात्र इनको सुनकर के तदनुसार किया करेगा। वैसे जैसे पुस्तक लाओ, बाहर जाकर आओ, चित्र में रंग भरो, वहाँ जाकर बैठो। तो इस तरह से निर्देश दिए जाएंगे शिक्षक द्वारा
और छात्र जो है उनका अनुसरण करेंगे। चौथा है सुनो सुनो बताओ। तो शिक्षक कोई छोटी सी कविता या कहानी कहेगा तथा उनको बोधात्मक प्रश्न करेगा या गद्यांश में से कोई एक प्रश्न का चयन कराएगा। शिक्षक कोई छोटी छोटी पहेली की पंक्तियाँ सुनाएगा और उत्तर पूछेगा। तो इस तरह से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। पांचवा है वार्तालाप या संवाद से। तो विभिन्न स्थितियों में शिक्षक वार्तालाप व संवाद करेगा तथा एकांकी का कथानक प्रस्तुत कर उससे स्वाभाविक रूप से पात्रों, संदर्भों, वातावरण की स्थिति में बोलने के लिए कहेगा। इस प्रकार बोलने में, सुनने व शब्द भंडार का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें पठन क्षमता के विकास का मूल्यांकन किस तरह से होता है। तो यदि हमें बच्चे की पठन क्षमता विकास के मूल्यांकन के तरीकों को जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह समझिए कि पढ़ने का जो अर्थ है सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि समझ के साथ पढ़ना है, यानी कि विषय वस्तु को ठीक प्रकार से जानना है। लिखे हुए को सिर्फ बाँच लेना पढ़ना नहीं है, अपितु पूरा ढंग से समझना। आप बच्चे को आदेश दें कि पाठ 4 निकालो और पढ़ो, तो इस तरह से आप कोई भी एक एक्टिविटी बच्चे को दे सकते हैं। बालक ने यह पढ़ लिया और आप समझ गए कि यह पढ़ना जानता है, तो यह ठीक नहीं है। आप यह भी जानने की कोशिश करें कि जो उस बच्चे ने पढ़ा है उसे समझ में भी आया है या नहीं। तो इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पठन कौशल का मूल्यांकन। तो पठन कौशल का जो मूल्यांकन है वो पठन कौशल के मूल्यांकन में अनेक कुशलताएं समाहित है। अक्षरबोध, शब्द सांचों की पहचान, अर्थग्रहण करते हुए पठन, वाक्यों में छिपे हुए भावों को समझना आदि कुशलता है। पठन 2 प्रकार का होता है, सहस्वर पठन और मौन पठन। सहस्वर पठन क्या होता है, जैसे मैं अब बोल करके आपको समझा रहा हूँ या बोल करके मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, सहस्वर पठन है। और मौन पठन यानी कि मैं अपने मन में पढ़ूँ तो वो मौन पठन होगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पढ़ो और बताओ। तो कहानी, कविता, अनुच्छेद, यात्रा वृत्तांत आदि को लेकर के पठन को कहा जाए। फिर उससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न किए जाएँ। भाषिक सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्य या पद्य का वाचन। तो इसमें यति, गति, आरोह अवरोह, हाव भाव के अनुसार कविता पठन का मूल्यांकन किया जाए। विराम चिन्ह स्तर बदलकर गतिपूर्वक पठन का चयन ध्यान रखा जाए और गद्यांश का पठन कराया जाए। एकांकी का पठन पात्रानुसार अभिव्यक्ति की जांच की जाए। तो इस तरह से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। लेखन कौशल मूल्यांकन। तो लेखन कौशल में लिपि चिन्हों की पहचान, ध्वनि लिपि चिन्हों के मध्य समन्वय की अपेक्षा की जानी चाहिए। शुद्ध लेखन, शुद्ध व सुंदर व स्पष्ट लेखन, स्वतंत्र लेखन के आधार पर मूल्यांकन किया जाए, जिससे मूल्यांकन हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे है चित्रित वर्णन। तो विद्यालय वस्तु चित्र आदि के आधार पर उनका लिखित वर्णन कराना, इससे बच्चे की सच्ची अनुभूति का पता चलेगा। नेक्स्ट है कहानी, अनुच्छेद, संवाद लेखन, पत्र लेखन। इनमें बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन और भाषा प्रयोग शुद्धता का मूल्यांकन संभव है। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्या रूपांतरण। कविता को गद्य रूप में, कहानी को संवाद रूप में, एकांकी को गद्य रूप में परिवर्तन करके लिखवाया जाए। नेक्स्ट है मुहावरे, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिख करके। पांचवा है श्रुत लेकर आकर के। छठा है रूपरेखा लेकर निबंध, कहानी लिखवा करके। सातवां है शिक्षाप्रद शीर्षक आधार पर लिखवा करके। आठवां है सूक्तियों का विशदीकरण करवा करके लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब आगे है मौखिक मूल्यांकन। तो कक्षा अध्यापक कक्षा के वातावरण का, छात्र के व्यवहार, कार्य की पहल, सचेष्टा आदि का अवलोकन कर अपना मत बनावे तथा शिक्षकों की मीटिंग प्रस्तुत करें। जयंतियों, वार्षिकोत्सव, प्रार्थना सभा प्रतियोगिताओं में शिक्षक समूह आकलन कर सकते हैं। भाषण में प्रस्तुति, विषय वस्तु, क्रमबद्धता, प्रभाव, स्पष्टता के अनुसार मूल्यांकन करें। नाटक के मूल्यांकन में कक्षाभिनय, रंगमंच अभिनय के समय पात्रानुसार स्वर बदलकर अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें। छात्र नाटक पठन के समय पात्रानुसार स्वर बदल करके प्रभावी ढंग से वाचन करें, इसका ध्यान रखा जाए जिससे मूल्यांकन संभव हो सके। आगे बात करें तो पद्य साहित्य का मूल्यांकन। तो पद्य साहित्य का मूल्यांकन देखिए, पद्य के मूल्यांकन में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है भावपूर्ण सहस्वर पठन, दूसरा है नाद सौंदर्य, थर्ड है यहाँ पर शिल्प सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर छंद, रस, अलंकार, भाषा, प्रतीक, बिंब, साहित्य आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे प्राय भाषा के सभी कौशलों को किसी न किसी प्रकार साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्य साहित्य का मूल्यांकन। तो कविता की तरह सहस्वर पठन को स्थान दिया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर मौन पठन भी कराया जा सकता है। पठन के बाद चिंतनात्मक प्रश्न भी पूछना चाहिए। सेकंड है गद्य में कथ्य और अभिव्यक्ति की समझ का मूल्यांकन किया जाए। थर्ड है कहानी निबंध में मुख्य
विचार क्या है, विचार प्रस्तुति में शब्दों, वाक्यों, भाषा शैली का प्रयोग आदि का मूल्यांकन किया जाए। शिक्षक व अवबोधात्मक कौशल परक प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए और लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्तियों आदि पर ज्ञानात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए आत्मकथा। तो आत्मकथा जीवनी यात्रा वृत्तांत का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो शब्दों, वाक्यों में छिपे हुए अर्थ का छात्र कहाँ तक समझो पर पता लगाया जाए। नेक्स्ट है प्रश्न पाठ आधारित होने चाहिए, पाठ को विस्तार देने वाले होने चाहिए। थर्ड है प्रश्न निबंध, चिंतन, विश्लेषण पर कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने वाले हों। चौथा है अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करने वाले, भाषा की बारीकियों को समझने वाले प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट है नाटक एकांकी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो पहला है इसमें पात्रों की भूमिका देकर संवाद करावें, कथा व अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तब मूल्यांकन हो पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कक्षा अभिनय, रंगमंच पर अभिनय भी कराया जा सकता है। थर्ड है एकांकी के तत्वों की समालोचना कराई जाए जिससे मूल्यांकन नाटक एवं एकांकी का हो पाए। आगे हम बात करते हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रख लेना आवश्यक है, मूल्यांकन कार्य में अधिकाधिक विशेषताओं का समावेश हो सके। तो यहाँ पर देखिए पहली विशेषता है यथार्थता, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो यथार्थता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मूल्यांकन यथार्थवादी होना आवश्यक है, जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए, अर्थात शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया गया है मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए, जो बच्चों को पढ़ाया गया है उसी का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे मूल्यांकन में स्पष्टता यहाँ पर रहे। दूसरा है विश्वसनीयता, मूल्यांकन में विश्वसनीयता अति आवश्यक है। किसी शिक्षक द्वारा समय अंतराल में उसी विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है तो विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए जो पूर्व में मापन व मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था। प्राप्तांकों में असमानता न होनी चाहिए, यानी कि कुछ दिन पहले जिस बच्चे का मूल्यांकन किया गया था और आज कुछ दिन बाद मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसका लेवल में, उसके शिक्षण लेवल में कमी नहीं आनी चाहिए, यानी कि बराबर रहना चाहिए या फिर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है जांच में सुगमता, तो मूल्यांकन पद्धति इतनी सुगम होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं तथा शैक्षणिक कुशलताओं की जांच सुगमता से की जा सके तथा उनकी कमियों और योग्यताओं को बताया जा सके। चौथा है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, तो प्रश्न ऐसे बनाने चाहिए जिसके उत्तर एक ही उत्तर होगा तो जांचने में आसानी रहेगी। वस्तुनिष्ठता होने से मूल्यांकन में किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकता, इससे मूल्यांकन सच्चा होता है। पांचवा है व्यवहारिकता, तो मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसे व्यवहार में लाया जा सके। छठा है वैज्ञानिकता, मूल्यांकन सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिकता और वस्तुनिष्ठता के गुण और लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हो सकता है। प्रश्नों के निर्माण में भी वैज्ञानिकता होनी चाहिए। सातवां है तार्किकता, तो पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे विद्यार्थियों की चयन प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वह संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है। अनेक प्रश्न तार्किक प्रश्न स्तर पर तैयार किए जाते हैं। वैज्ञानिकता की विशेषता के साथ तार्किकता का गुण भी आ जाता है। तो देखिए प्रश्न में क्या होता है कि एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे अब आपकी हिंदी की एग्जाम होगी तो हिंदी में पूरी बुक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरी बुक पढ़नी होगी, न कि किसी एक यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट आपको पढ़ना। सही है, तो इस तरह से आप उदाहरण से समझ लेंगे। अब आगे बात करें तो NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के द्वारा के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। नेक्स्ट है कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है। तो NCERT के द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न 3 पक्षों या अंगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पाई जाती है: शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहारगत परिवर्तन। तो इस तरह से आप डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन और अधिगम से अनुभव जो हैं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपरोक्त विवरण से अब यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो सकता है कि मूल्यांकन एक ऐसी व्यापक व बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी सभी बातों का पूरी तरह मूल्य आंकने का प्रयत्न किया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक बचा है मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन।
ये टॉपिक दोस्तों रीट के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए दोस्तों अलग से मैंने उसका वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको इस यूनिट के साथ दोस्तों उस वीडियो को भी जरूर देखना है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो सके और आप आगे रीट या सीटेट के लिए भी आगे तैयार हो सकें। तो यहाँ पर आते थे दोस्तों, हमने कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर लिया है, अलग अलग वीडियोज में अलग अलग यूनिट्स को कवर कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं, सारे डाउट्स आपके सभी वीडियोज में दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।